हेलो डियर। क्या हाल है आपके? आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं फिर पॉलीगन वाली जर्नी को। तो पहले जो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ट्राई करो। और एक और बात, कई स्टूडेंट के ऐसे मतलब कि मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरे तक बार बार ये खबर पहुंच रही है कि सर हम डिमोटिवेट हो रहे हैं ज्योमेट्री को पढ़ने में। मुझे एक बात बताओ, ज्योमेट्री सबके लिए अलग अलग है क्या? हो सकता है किसी के लिए ज्योमेट्री 5 ही लेक्चर में खत्म हो जा रही हो और किसी बेचारे के लिए ज्योमेट्री 100 लेक्चर की हो। अलग अलग है क्या? अलग अलग नहीं है। तो फिर क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो इसकी इतनी मतलब इतनी वास्टनेस को देखकर? और आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि जिस तरीके से ज्योमेट्री के कंसेप्ट को पिरोया गया है इस पूरी ज्योमेट्री के अंदर, लेवल वाइज टाइप वाइज, पहली बार में वो समझ नहीं आएंगे। पहली बार में नहीं आएंगे आपको समझ में। बट अगली बार जब आप करोगे तो आपको ये लगेगा वो यूनिक है अपने आप में, कहीं पर भी नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है। ठीक है? तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो भाई। और मुझे एक बात बताओ, आपके पास डिमोटिवेट होने का टाइम है क्या? क्यों है आपके पास? डिमोटिवेट होने का टाइम क्यों निकल रहा है आपके पास? मतलब हम आपको शेड्यूल में इतने सारे काम दे रहे हैं फिर भी डिमोटिवेट हो रहे हो टाइम निकाल के। उसकी बजाय एक चैप्टर के जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ से रिवाइज कर लो जब आपके पास टाइम हो, डिमोटिवेट होने के बजाय। भाई किसी दिन एलजेब्रा पढ़ लिया। जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं जो दे रखे हैं ऐप के अंदर, वो इस तरीके से हैं कि जिसने अपने कोर्स से पढ़ रखा है वो उससे कंपेटिबल हैं, वो उसे बहुत ही अच्छे से कर पाएगा, उसको समझ पाएगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और बहुत ही कम जगह में वो आए हुए हैं। एक दिन एलजेब्रा कर लिया, एक दिन इक्वेशन कर लिया, एक दिन सिंप्लीफिकेशन कर लिया, एक दिन परसेंटेज कर लिया। ऐसे लगातार करते रहो। ज़्यादा टाइम मिल रहा है 2 चैप्टर कर लो, एक सुबह कर लिया, एक शाम को कर लिया। ठीक है? और मुझे एक बात बताओ, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो क्या? क्या आपको मैंने एक भाई कस्सी समझ पा रहे हो, फावड़ा बोल देते हैं कई जगह, वो देकर खेत में लगा रखा है क्या आपको धूप के अंदर, कि आपके पास खाने के लिए भी चीज़ें नहीं हैं और आप धूप में लगे हुए हो? मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम ऑन कीप इट अप ऐसे, तो तब तो आप बोल भी सकते हो कि भाई जान निकली पड़ी है क्या, कीप इट अप। कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन भाइयों की आंखें नहीं हैं, जिनका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी हो रखी है जो कि बहुत रेयर है, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है बेचारों की, पैदा ही वैसे हो गए या बाद में कोई एक्सीडेंट हो गया। तो अगर आपके सारे शरीर के अंग सही सलामत हैं, यू आर ए लक्की पर्सन। आप लक्की हो। तो जिंदगी की ये छोटी मोटी चीजें, कई बार जिंदगी में परेशानियां आ जाती हैं, उनको देखकर ये मत बोला करो कि मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है, मेरे साथ वही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारों की जिनकी गलती नहीं थी, उनके साथ इतना बुरा हो गया कि इरिवर्सिबल है, और इतना बड़ा दुख है कि वो झेल रहे हैं पूरी जिंदगी। तो मैक्सिमम जनता जिसका शरीर ठीक ठाक है वो सारे लक्की होते हैं। आप भी तो हो सकते थे ना। तो आपसे नीचे हमेशा, आपसे नीचे हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग। और आपसे ऊपर हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है? तो आपने करना क्या है, आपने ये नहीं है कि अपने से नीचे वाले को देखकर खुश रहना है, ऐसे मतलब ऐसा करप्ट प्राणी भी नहीं बनना है। जस्ट ये देखना है कि भैया कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरी जैसी भी फैसिलिटी नहीं है, तो मैं ग्रेटिट्यूड से भरो कि यार मैं लक्की हूं। ये नहीं है कि हम उनके दुख से सुख मान रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसी फैसिलिटी भी, मेरे जैसी सिचुएशन भी नहीं है, तो मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए मेरी सिचुएशन के लिए। ठीक है? तो डिमोटिवेट मत हो। आपको घर पे बैठकर एक मोबाइल फोन या एक लैपटॉप की स्क्रीन देखकर एक नोटबुक के ऊपर एक पेन चलाना है बस। गोलियां नहीं चला रहे आप बॉर्डर के ऊपर कि गलती से एक आई यहां से निकल गई और राम नाम सत्य है। आराम से पंखे के नीचे तो बैठे होगे, अगर एसी के नीचे नहीं बैठे तो। और अगर पंखे के नीचे भी नहीं बैठे तो बाहर बैठ जाओ, छाया में बैठ जाओ पेड़ की में।
ठीक है। तो अब हो सकता है कई बच्चों को ये लगे कि ये बड़ी बड़ी बातें तभी होती है जब तुम्हारे पास सारा सुख हो। नहीं, जब मैं ग्रेजुएशन के अंदर मैं ये सोचता था, किसी के घर में सोफा देखता कि यार मेरे घर में सोफा क्यों नहीं है यार। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूं मैं, ठीक है। जो अपनी शर्ट का कॉलर है उसको निकलवा कर, बिकॉज अंदर से फट गया तो निकलवा कर उसको पलटवा कर फिर पहन रखा है मैंने, रुपए की कमी में बोल रहा हूँ, ताकि मेरे को नई शर्ट ना खरीदनी पड़े। उसके बजाय मैं किसी और जगह इन्वेस्ट कर लूँ, बढ़िया खा पी लूँ, ड्राई फ्रूट्स ले आऊँ उसकी जगह, क्योंकि दोनों नहीं हो पाएंगे साथ में। तो तब मम्मी की एक मशीन थी, वो पैर से चलाने वाली मशीन है, उससे मम्मी जो है पता नहीं 30 रुपए में या कितने रुपए में या 20 रुपए में वो सलवार सीलती थी। सीलती मतलब कि कुछ था, मतलब पूरी सलवार नहीं सीलती, उसका कुछ काम होता था। तो उस मशीन के ऊपर आपको पता है यहाँ पर मशीन डलती है और ये टेबल होता है। तो यहाँ पर मैं अपना कार्डबोर्ड रख देता था, जितना भी आए ऐसे कार्डबोर्ड, जिसके ऊपर पेपर देने जाते हैं, जिसके ऊपर ऐसे क्लिप होती है ऐसे वैसे, जिसके नीचे पेपर पकड़ते हैं, ताकि यहाँ पर मेरी बुक ना पड़े। तो मेरे पास इतना सा स्पेस हो जाया करता। तो बहुत खुश था मैं कि भाई साहब टेबल मिल गया यार, ऐसे घर पे बैठ के पढ़ेंगे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, पता नहीं कितना ही पढ़ लेता था मैं इस खुशी में कि पंखा चल रहा है, टेबल मिल गया, कुर्सी है, मस्त है। मजाक नहीं कर रहा। तो आप जैसा फील करोगे अंदर से, जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। तो उन चीज़ों के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो जो कमियां हैं, उन पे फोकस करो जो आपके पास है। क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो? एक चैप्टर लंबा है, बस ये दुख है आपकी जिंदगी का। एक चैप्टर में थोड़े से ज्यादा कंसेप्ट हो गए, ये दुख है? क्या बात कर रहे हो यार? इसका मतलब दुख देखे नहीं है, हैं? दुखों से पाला पड़ा नहीं है इसका मतलब। तो अब तो डिमोटिवेट नहीं होगे भाई, लग जाएं अपने काम के ऊपर, हैं? रगड़ देंगे तसल्ली से। प्लेन ज्योमेट्री क्या है? प्लेन ज्योमेट्री को पिचका पिचका के प्लेन कर देंगे हम। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, करें फिर स्टार्ट। चलिए जी, करो फिर ये क्वेश्चन। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी। एक रेगुलर पॉलीगन के हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर या माप क्या नहीं हो सकता? देख लेते हैं भाई। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई क्या नहीं हो सकता हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से 3 तो हो सकते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूं तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा? इसका एक्सटीरियर एंगल निकलेगा 30। क्लियर है? अगर इंटीरियर एंगल 150 भैया तो एक्सटीरियर एंगल 30 निकलेगा। तो मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 30 होता है, उसमें कितनी साइड होती है। तो मैं 360 को डिवाइड करूंगा, तो ऐसा पॉलीगन 12 साइड वाला ऐसा पॉलीगन होगा जिसका एक्सटीरियर एंगल 30 होगा और इंटीरियर एंगल 150 होगा। तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता भाई, 12 साइड वाले में तो ये पॉसिबल है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होएगा? 75। ठीक है, अगर 75 होएगा तो कितनी साइड, तो इसका इंटीरियर एंगल 105 है, तो 180 में से 105 गए 75 एक्सटीरियर एंगल। तो कितनी साइड का पॉलीगन है देखना चाह रहा हूँ। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो मैं इसको काटता हूँ। तो भाई ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 25 से कट रहा है, ऊपर वाले के पास 25 है नहीं। जैसे काट भी दूँ, 15 5 75, तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24/5, यानी कि 4.8 साइड्स। ऐसा हो सकता है क्या कि 4.8 साइड्स हो किसी पॉलीगन की? इंटीजर में तो होना पड़ेगा ना भैया साइड्स को, तो नॉट पॉसिबल। तो भैया एक्सटीरियर एंगल 75 तो नहीं हो सकता, तो फिर इंटीरियर एंगल 105 नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे क्या पता उसने यहां पर क्या क्या दे रखा है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? हाँ जी। In a polygon, 5 interior angles are 172 degree each and all remaining interior angles are 160 degree each. Find the number of diagonals. ठीक, बताओ। नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए पहले तो नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। जी हाँ, करो कोशिश। हिंट दूं? आप इंटीरियर एंगल पे मत जाओ,
क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता, ये नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड करता है, एक वेरिएबल है। 10 साइड होंगी तो अलग होगा, 11 साइड होंगी तो अलग होगा सारे इंटीरियर एंगल का सम। एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स होता है, 360 ही होगा, चाहे कितनी भी साइड हो। क्यों ना उस पर फोकस करें। तो भैया अगर 5 एंगल 172 डिग्री के हैं, 5 एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा इनका? 180 में से इसको घटा दो, 8 डिग्री। तो 5 एंगल 8 डिग्री के हैं, 5 एक्सटीरियर एंगल 8 डिग्री के हैं, 5 इंटीरियर एंगल 72 डिग्री के हैं। तो 180 माइनस 172 8 डिग्री। तो टोटल सम कितना हो गया? 5 इंटू 8 40 डिग्री। तो 360 में से 40 डिग्री तो यहाँ पर पूरा हो गया। तो 360 में से 40 घटा दो, कितना आ जाएगा? 320 डिग्री। बाकी के जो एक्सटीरियर एंगल है उन सबको मिलाकर 320 डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बाकी के इंटीरियर एंगल अगर 160 डिग्री ईच के हैं तो एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 में से 60 गया 20। ठीक है, तो 20 से इसको डिवाइड कर दो। बाकी के जो एक्सटीरियर एंगल हैं वो सारे मिलाकर 320 डिग्री के हैं। तो देखते हैं भैया, तो 16। तो दोस्त 16 तो ऐसे एक्सटीरियर एंगल हैं जो 20 डिग्री के हैं, और 5 ऐसे एक्सटीरियर एंगल हैं जो 8 डिग्री के हैं। तो 16 और 5 मिलाकर कितना हो जाएगा? 16 और 5 मिलाकर हो जाएगा जी 21। 21 एंगल हैं, यानी कि 21 साइड हैं। अगर 21 साइड है तो डायगोनल कितने होंगे? n इंटू एन माइनस 3/2। एक बार फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लो, बताता हूं फिर से। देखो एक बार, देखो एग्जामिनर ने ये बोला कि कोई पॉलीगन है, उसके अंदर 5 ऐसे इंटीरियर एंगल हैं जो 172 डिग्री के हैं, और बाकी के बचे खुचे सारे इंटीरियर एंगल 160 डिग्री के हैं। तो हमने सोचा कि इंटीरियर पर क्यों फोकस करें, एक्सटीरियर पर फोकस करते हैं। तो अगर 5 इंटीरियर एंगल 172 डिग्री के हैं तो 180 इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम होता है 180। तो 180 में से इसको घटाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल 8 डिग्री का आ जाएगा। तो 5 एक्सटीरियर एंगल 8 डिग्री के हैं, तो उन सब का सम कितना हो गया? 40। ठीक है, और सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। तो 360 में से मैंने 40 घटाया, बचा कुछ आ गया 320। तो बाकी के जो एक्सटीरियर एंगल हैं उनका सम 320 होना चाहिए। तो बाकी के जो इंटीरियर एंगल हैं वो हर एक 160 डिग्री का है। एक्सटीरियर कितने का होगा? 180 माइनस 160, 20 डिग्री का। तो मैं देख रहा हूं 320 में 20 कितनी बार आता है? 16 बार। तो 16 ऐसे एक्सटीरियर एंगल हैं फिर। तो 5 एक्सटीरियर एंगल 8 डिग्री वाले हैं, 16 और एक्सटीरियर एंगल हैं, 21 एक्सटीरियर एंगल हो गए, तो 21 इंटीरियर हो गए, तो 21 साइड हो गई, तो 21 वर्टिसेस हो गए, सारी चीज 21 हो गई, 21। तो नंबर ऑफ डायगोनल इज n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। देखो A closed polygon has 6 sides and one of, क्या बोल रहा है? closed polygon has 6 sides, ठीक है, and one of its angle is 30 degree greater than each of the other 5 angles, ठीक है जी। What is the value of one of the equal angles? okay. देखो अगर 6 साइड हैं तो आपको नंबर ऑफ साइड पता लग गई है, तो आप सारे इंटीरियर एंगल का सम भी निकाल सकते हो, बट उसके थ्रू हम नहीं करेंगे, मैंने बताया ना ईजी नहीं रहेगा। तो मैं ये मान लेता हूँ इसकी 6 साइड हैं, one of its angle is 30 degree greater than each of the other 5 angles। 5 एंगल इक्वल हैं, तो इनको मैंने मान लिया A, 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 A और A, और ये हो गया A प्लस 30 है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर ही सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वल एंगल? एक्सटीरियर के बिना ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स क्या होएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अगर 6 साइड हैं तो कितनी ट्रायंगल बनेगी? 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4, तो 4 इंटू 180 होएगा। और सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है? ए ए ए 6 बार है, तो 6a प्लस 30। इट इम्प्लाइज दैट 6a इज इक्वल टू ये 4 इंटू 180 माइनस में 30। 6 से काट दूं, मैंने जानबूझ के लिखा है ऐसे, 6 से काट देता हूँ, 6 5 30 और 6 3 18।
30 चौके 120 में से 5 गए 125, तो ए की वैल्यू है जी 125। जो सारे इक्वल एंगल हैं उनकी वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द इक्वल एंगल्स, कहाँ की है? अच्छा ये घटाना था, मैंने जोड़ दिया 115। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, आपको एपीजी पीएचपी पहले करवा दिया है तो कोशिश करना भाई, कर लोगे आप। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि अंदर वाले एंगल्स पर मत फोकस करो, बाहर वाले एंगल्स पर फोकस करो। इन्होंने ये बोला है, इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री एंड द स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री। अच्छा, तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो ये हैं, इंटीरियर एंगल्स। सबसे छोटा एंगल क्या है? 120 डिग्री। अगला एंगल क्या होगा? 5 बड़ा। कॉमन डिफरेंस क्या है? एपी बना रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। साझा ये सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर 5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं, बाह्य कोण निकाल लेते हैं, तो वो क्या होंगे? इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होता है? 180। इंटीरियर 120 है तो 180 में से घटा दूं, 180 माइनस 120 60। ये कितना हो जाएगा? ये 5 बड़ा है तो ये 5 छोटा हो जाएगा, 55। ये 50, ये 45। ऐसे कर करके एग्जामिनर पूछ रहा है, ऐसे कहीं पर ये जाएगा, खत्म होएगा। क्यों क्यों सर, क्यों खत्म होएगा? क्योंकि इन सब का सम जो हो 360 होएगा, इन सब का सम जो हो 360 होना चाहिए। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होना चाहिए, तो ये वहां पर रुकेगा जहां पर सम 360 है। ओके जी। वो पूछ रहा है दी नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स बताओ। तो मेरे भाई देख लेते हैं, अगर नंबर ऑफ साइड्स 9 है तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? 9। जितनी नंबर ऑफ साइड उतने ही इंटीरियर एंगल, उतने ही एक्सटीरियर एंगल, उतने ही वर्टिसेस, उतने ही शीर्ष। ठीक है, तो यहां पर मैं ऑप्शन भी यूज करना चाहूंगा। मैं ये देख लेता हूं कि क्या नंबर ऑफ साइड्स 9 है, देख लेते हैं। देखो ये एक एपी है, हाँ जी सर एपी है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है? -5 का। ओके जी, तो यहां पर 9th टर्म क्या होएगा? नाइन्थ टर्म क्या होएगा? पहले वाले टर्म के अंदर 8 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं हम। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो ये घट जाएगा भैया। 5 के अंदर अगर आप -3 जोड़ भी दोगे तो अल्टीमेटली तो ये 5 - 3 ही बनेगा। माइनस की चीज जोड़ रहे हैं तो इन्हें भी घटा ही रहे हैं चीजों को। ठीक है ना? तो फर्स्ट के अंदर 9वीं टर्म निकाल रहा हूँ, एपी की अंडरस्टैंडिंग यूज कर रहा हूँ, तो 8 × 5 = 40, 40 घटा दो तो ये 9th टर्म आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ कि सम 360 हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो फर्स्ट टर्म हो गया 60, लास्ट टर्म हो गया 20, तो एवरेज क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 60 + 20/2, एवरेज हो गई भाई 80/2 40, और ऐसे ऐसे 9 टर्म है, 9 टर्म है, तो ये 360 हो जाएगा। 40 × 9 360। जी हाँ, नंबर ऑफ साइड्स तो 9 हो सकते हैं। अब एग्जामिनर ने बोला है कि 16 भी हो सकते हैं नंबर ऑफ साइड, ये मुझे कैसे पता चलेगा? अब ये चीज मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। 16 इसलिए हो रहा है, यहां पर 16 उत्तर नहीं होएगा, यहां पर उत्तर होएगा सिर्फ 9। ठीक है, अगर आप 13 चेक करते, 13वां, देखो जैसे मेरे को 13th टर्म चेक करना है, अगर मैं 13th टर्म चेक करूं तो फर्स्ट टर्म है 60, 60 में 12 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ूंगा तो 12 × 5 = 60, 60 में 60 घटा दूंगा 0, 13वां एंगल 0 है। 0 एंगल नहीं हो सकता एक्सटीरियर एंगल, कुछ तो कुछ होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 13 तक तो ये एंगल जाकर 0 हो जाएंगे, तो नहीं। और 13 के बाद क्या हो जाएंगे? 13 के बाद इसमें से मैं 5 घटा रहा हूं, देखो ये 60 है टोटल 60, 5 घट गया, 5 घट गया, तो इसको पूरा खत्म होने में 12 बार 5 घटाना पड़ेगा, 12 × 5 = 60। 13वां टर्म 0 आ गया, उसके बाद एंगल नेगेटिव में आने लग जाएगा।
नेगेटिव में आने लग जाएगा। तो हो क्या रहा है, ये 16 क्यों है मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर 60 डिग्री हो गया एक्सटीरियर एंगल, यहां पर 55 हो गया, यहां पर 50 हो गया। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 9th टर्म है कितना, 20। तो इन सब का सम तो भैया हो रहा था 360। ओके, फिर जो 10th टर्म है वो आ जाएगा भैया अपना 15, और ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो 13वां टर्म वो 0 है। फिर जो 14वां टर्म है वो क्या होएगा, वो होएगा -5। फिर अगला एंगल क्या हो जाएगा, -10। ऐसे ही कर करके जब 16वां टर्म आएगा तो ये सारा अपने आप में क्या है, 16वां टर्म पता क्या होएगा, -15। सर आपको कैसे पता, मुझे इसलिए पता है ये 15 है। 15 और -15 खत्म, 10 और -10 खत्म। ऐसे होके क्या हो गया, ये 3 टर्म, अच्छा 3 सारे तो हमने लिख ही दिए, लिख ही देते हैं। ये 15, 10, अच्छा एक और है 5, और हाँ ये टोटल कितने टर्म हो गए, सारे लिख देना मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टर्म हो गए। ये सारे 7 के 7 टर्म मिलाकर 0 बन गए ना। 15 और 15 खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, और ये 0 है। तो ये 7 टर्म्स हैं। ये टोटल सम क्या दे रहे हैं, ये सम दे रहे हैं 0। तो अगर यहाँ तक का सम 360 था तो यहाँ तक का सम भी 360 हो जाएगा, क्योंकि आगे ये सब 0 दे रहे हैं। बट नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना एंगल, तो इसलिए उत्तर नो ही है। इसलिए उत्तर क्या है, नो। क्वेश्चन मजेदार है ये, है ना। इसको अगर सर आप ऑप्शन से नहीं करते तो विदाउट ऑप्शन करते हैं, विदाउट ऑप्शन करते हैं। देखो, तो हमें ये देखना है, ये तो क्लियर हो गया कि भैया पहला टर्म 60 है, अगला टर्म 65 है। मतलब कि एक्सटीरियर एंगल पहला 60 है, फिर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर 60 है, 55 है, 50 है। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, 45 है, एंड सो ऑन। मुझे देखना है कि सम 360 हो। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर अगर आप a की वैल्यू रख दोगे 60, d की वैल्यू रख दोगे -5, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप खुद सोल्व कर लो पहले, मैं सीधा बता रहा हूँ, मैं सोल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा बता रहा हूँ जो आपको जानने की जरूरत है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 उत्तर आएंगे, 9 और 16। तो यहां पर देखो, आपको लगेगा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ऐसे केसेस में ध्यान रखना है क्या, कि एंगल भाई साहब जब भी ऐसा हो कि AP की 9 टर्म्स का सम, जब भी ऐसा हो कि AP के अंदर सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 16 टर्म्स, इसका मतलब क्या है, इसका क्या ही मतलब होता है कि AP की 9 टर्म जोड़ लो और AP की 16 टर्म जोड़ लो, वो सेम है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर मैं इस 16 टर्म को तोड़ूं, बताता हूं, पहली 9 टर्म का कुछ सम आया और पहली 16 टर्म का भी सेम सम आया, यानी कि 9वीं टर्म के बाद जो 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं टर्म थी, इन सब ने क्या दिया है, इन सब ने कंट्रीब्यूट 0 किया है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा केस तभी होता है। और एंगल्स के केस में ऐसे हम 0 कंट्रीब्यूट नहीं करवा सकते कि कुछ पॉजिटिव एंगल कुछ नेगेटिव एंगल ना, ये 9 वाला उत्तर होएगा भैया। तो सर हम ये कैसे सोचेंगे एग्जाम में, आपको एग्जाम के अंदर ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए हूँ, कोई रेयर से रेयर चीज़ होएगी, कोई बार बार रिपीट होने वाली चीज़ होएगी, कोई कैसी भी चीज़ हो, मैं बोल रहा हूँ हम जो कर रहे हैं इससे बाहर कुछ बचा नहीं है, सब कुछ कवर करके चल रहा हूँ। इसलिए कई जगह आप अनकंफर्टेबल होंगे, उनमें रेयर चीज़ें मुश्किल चीज़ें वो भी मैं लेकर चल रहा हूँ। तो इसके बाहर कुछ बचा नहीं है, संपूर्णता कंप्लीटनेस में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कुछ बचेगी नहीं। हमारे एग्जाम का नेचर ऐसा है कि मैं बता सकता हूँ। यहीं पर अगर कैट का एग्जाम होता मैं नहीं बता पाता, उसमें अनसर्टेनिटी है, नई नई तरह की चीज़ें आ सकती हैं।
उस एग्जाम का नेचर वैसा है, ये नहीं है वो डिफिकल्ट है, उसको अलग तरीके से टैकल करते हैं, इस एग्जाम को अलग तरीके से टैकल करते हैं। तो भाई अब एंगल वाले क्वेश्चन आ गए, वो वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, नंबर ऑफ डायगोनल्स टाइप वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, एंगल वाले क्वेश्चन आ गए, वो वाले क्वेश्चन आ गए जिनमें मैंने आपको वो प्रॉपर्टीज बताई थी। ये हेक्सागन में ये इधर भी 60 डिग्री होएगा, इधर भी 60 डिग्री होएगा, पूरा 120 डिग्री होएगा। तो अगर आपने रिवाइज करना आप कर सकते हो, कभी भी मैं रिवाइज करने की बोलूँ तो आप वीडियो में पीछे जाकर भी कर सकते हो, या फिर जो हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं वहाँ से भी कर सकते हो। एक बार लेक्चर देखने के बाद आपको समझ में आ जाया करेगा। ठीक है, बताओ फिर। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है भाई, ओके। BCXYZ एक रेगुलर पेंटागन है। तो अगर एक पेंटागन है तो इंटीरियर एंगल कितने का होएगा? 108 डिग्री का। अगर ये याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज हेक्सागन और पेंटागन में याद रखो, 6 साइड वाले और 5 साइड वाले में यार बार बार रिवाइज करो ताकि जल्दी क्लिक हो जाए। ठीक है, ABE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हमें बोल रहे हैं कि भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल EBZ, तो EBZ एंगल की वैल्यू क्या है इसकी, इजीली बता देंगे। देखो एक स्क्वायर के अंदर ये वाला एंगल कितने डिग्री का होएगा? 90 डिग्री का। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का। एक पेंटागन में देखो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 5 साइड हैं, तो एक्सटीरियर एंगल होएगा 360/5 यानी कि 72 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का है तो इंटीरियर एंगल 180 - 72 108 ऐसे निकाल सकते हो, भूल जाओ तो ये वाला एंगल हो जाएगा 108। ये वाला एंगल क्या होगा? एक पॉइंट के चारों तरफ बने जितने भी एंगल है उन सब का सम होता है 360, तो 360 में से इनका सम घटा दो। ठीक है जी, घटा देते हैं। देखो 360 में से मैंने 60 घटा दिया, 300 बच गया। उस 300 में से मैं 100 घटा देता हूँ, भैया यहाँ पर ये 108 वाला 100 है, 300 में से 100 गया, 200 बच गया। 200 में से मैं 98 घटा दूँ तो 102 बच जाएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा? 360 माइनस 90 प्लस 60 प्लस 108। आगे बढ़ जाऊं, बताओ। PQRST इज ए रेगुलर, रेगुलर नहीं है ये, रेगवालर है, थोड़ा अलग टाइप का पेंटागन है। रेगवालर लिख दिया टीम ने, इज ए रेगुलर पेंटागन इफ। ठीक है जी, PR and QT intersect each other at X, PR and QT। आपको याद नहीं रखना है कि मैंने इसमें क्या बताया था, PR और QT, याद रखने का झंझट नहीं देना। जो बेसिक सी बातें बताई थी वो बस आप यूज करने के लायक होने चाहिए एक बार देखने के बाद, बाकी इजीली आप कर लोगे। देन व्हाट इज द, ये कहाँ पर काट रहे हैं? इंटरसेक्ट ईच अदर एट X, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TXR। मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये 108 है, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ भैया इतने टाइम से, मुझे पता है इनको ऐसे मिला दोगे ये रोम्बस बनेगा, ये 108 है तो ये भी 108 होगा। बट आप अगर ऐसे नॉर्मली भी कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है। देखो करते हैं। तो भाई ट्रायंगल PQT को देखो, PQT। ठीक है सर, तो इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है किसी भी पेंटागन के अंदर? अभी पिछले क्वेश्चन में किया 108 डिग्री का होता है। अगर आप ये ऐसे एक डायगोनल बना दोगे, ये बाहर वाला कितने डिग्री का है? 72 डिग्री का है, मैंने पहले बताया था। तो एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर के बराबर होता है, और ये तो आइसोस्केलस ट्रायंगल होती है। क्यों? क्योंकि रेगुलर पेंटागन है, सारी साइड्स बराबर है। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर है और ये दोनों इक्वल हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये 36 है। ठीक, तो जब भी ऐसे आप ये सबसे छोटे वाला डायगोनल मिलाओगे तो आप ऐसे निकाल पाओगे, ये भी 36 है, ये भी 36 है। हमें तो ये वाला एंगल निकालना है भैया, यहाँ पर कोई भी एक मिल जाए सारे मिल जाएंगे। ओके, अब ये देखो इधर आ जाओ, PRQ, PRQ भी सेम सिस्टम है,
ये छोटे वाला डायगोनल मिला दिया, तो यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36, ये भी 36 हो जाएगा, है ना। गमन में एक बार वीडियो बनाऊँ, वीडियो बनाया बच्चा करूँगा। क्लियर है। तो फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना है 72, तो 180 में से 72 घटा दो 108, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 108। दैट्स इट, बहुत बढ़िया, ऐसे आप कर लोगे तो बस मजे में। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। ABCDE is a regular pentagon. ABCDE is a regular pentagon if sides are extended as shown in the figure। तो इन्होंने क्या किया, ये एक पेंटागन है अंदर, इसकी साइड बढ़ा दी, यहाँ पर कट कर गई, इसकी साइड बढ़ा दी, इसकी साइड बढ़ा दी, ऐसे इन्होंने साइड बढ़ा दी, तो साइड बढ़ा दी तो ये तारा बन गया, स्टार बन गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, और ये एक रेगुलर पेंटागन है, यानी कि सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है जी। देन दी वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी बोल रहे हैं इसकी वैल्यू प्लस में ईजीडी का डबल, ईजीडी कहाँ है ईजीडी, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें एंगल वैल्यू निकालनी है बी ए जे की, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो ये निकालते हैं। तो देखो पेंटागन का इंटीरियर एंगल तो अब तक हम कई बार कर चुके हैं कि 108 डिग्री का होगा, कैसे निकालना आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ओके, अब यहाँ पर मेरे को एक और चीज़ दिख रही है, इन दोनों का सम, चलो वो तो यूज़ नहीं होगी, इन्होंने किसी को 3 गुना कर रखा, किसी को 2 गुना, तो इनको निकाल लेते हैं। वैसे मेरे को क्या दिख रही थी वो मैं बता रहा था, ये इस चोंच पर जो एंगल होगा उतना ही इस चोंच पर होगा, हाँ जी सर, और ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि इन दोनों का सम भी 108 ही होएगा। तो अगर उसने इन तीनों का सम पूछा होता 216 बता देते, क्योंकि इन दोनों का सम भी, ये दोनों इंटीरियर है, इन दोनों का सम इसके बराबर है। इस चोंच पर जो एंगल है वो इसी पर बनेगा, क्योंकि भैया एक रेगुलर पेंटागन है तो एक सिमेट्रिकल फिगर बनेगी, बट फिलहाल इन्होंने ऐसे नहीं कर रखा। चलो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होएगा, अगर अंदर वाला एंगल 108 है तो एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। हाँ जी, अब इसके ऊपर आते हैं, एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री बोला है मैंने, हाँ जी, ये भी 72 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल पेंटागन का, क्योंकि भैया अंदर 108 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन पर 180 सम होता है, 180 में से 108 घटाएंगे 72, तो 72 प्लस 72 144, 180 माइनस 144 36। तो ये तीनों एंगल आ गए जो हमें चाहिए थे, जिनके बारे में वो बात कर रहा है, ये तीनों एंगल आ गए, वैल्यू पुट करके निकाल लो वहां पे। करूं फिर वैल्यू पुट, एंगल ए बी सी यानी कि 108 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ईजीडी, ईजीडी का डबल कहाँ है ईजीडी, ईजीडी 36 का डबल 72, 3 टाइम्स ऑफ बी ए जे, बी ए जे इसका 3 गुना, 3 दूनी 6, 3 7 21, 6 और 2 8 और 8 16, 1 7 और 1 8 और 1 9, ये दिस डिवाइडेड बाय 6, 6 6 36, 3 6 6 36, 66 इज द आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। भले ही ये क्वेश्चन आते हैं तो भी करने हैं, प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन हो रही है, नहीं आते तो भी करने हैं, प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन हो रही है, ताकि आने लग जाए। बताओ, ABCDE is a regular pentagon. O is a point inside the pentagon such that AOB is an equilateral triangle। ताकि AOB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों एंगल इक्वल, ये तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज एंगल OEA, तो OEA क्या होगा बताओ, इजीली बता दोगे, मेरा सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। हिंट दूं, अगर कोई अभी भी नहीं बता रहा तो,
पेंटागन की सारी साइड्स इक्वल होंगी, रेगुलर पेंटागन है, सारी साइड्स के ऊपर डंडा बनाओ, इक्वल करो उनको। अब देखो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गई, अब शायद आपको कुछ मदद मिल जाए। तो इसके आमने सामने वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसका कोई भी एक एंगल मिलते ही आप निकाल दोगे सारे एंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ए ओ बी में सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 60-60 डिग्री के हैं। और ये पूरा एंगल पेंटागन में कितने डिग्री का होता है, ये होता है जी 108 डिग्री का, अंदर वाला एंगल बोल रहा हूँ। 108 में से 60 जाएंगे, ये 48 डिग्री का हो जाएगा। पूरा एंगल 108 का हमने कई बार यूज कर लिया है, मैं बार बार ऐसे बताऊंगा नहीं कैसे निकल रहा है, ठीक है। 48 डिग्री का, तो अब 180 माइनस 48, तो 180 माइनस 48 कितना हो जाएगा जी, 132। डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों एंगल उतने के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 66। ये भी 66, ये भी 66। 180 में से इसको घटाओगे, जो भी आएगा वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। उन्होंने इस एंगल के बारे में पूछा है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, और करोगे? आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, करने पड़ेंगे। ए बी सी डी ई इज ए रेगुलर पेंटागन, इज ए रेगुलर पेंटागन, ठीक है। ओके, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए ई मीट्स बी ए ई का एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, क्या करेगा ये एंगल बाइसेक्टर कि जब इवन नंबर ऑफ साइड्स हों किसी भी पॉलीगन के अंदर, तो अगर आप किसी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनाओगे तो वो सामने एक वर्टेक्स से मिलेगा। इवन साइड है तो बीच में से ऐसे चीर देगा, तो सामने वाले एंगल का भी वो एंगल बाइसेक्टर निकलेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, ये चारों एंगल बराबर हो जाएंगे। कब, जब इवन साइड हो, सम संख्या में भुजाएं हो। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर ओड साइड हो, तो अगर किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे तो एंगल को ऑफकोर्स बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर देगा और उसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर देगा और उसके परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है जी, देखते हैं आगे। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए मीट सी डी एट एम। एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी सी डी, बी सी डी का एंगल बाइसेक्टर मीट्स ए एम एट पी, तो इसका भी एंगल बाइसेक्टर बना दिया। ये भी सामने ऐसे ही 90 डिग्री का बनाएगा और इसको ये पी पर मिलता है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है भाई, फाइंड एंगल सी पी एम, एंगल सी पी एम बताना है। भाई अब आप बता दोगे, मुझे पता है, सोचो। सी पी एम बताना है, तो मुझे अगर ये एंगल मिल जाए, ये तो 90 का है ही, तो ही मैं बता दूं, ये एंगल मिल जाए तो ही बता दूंगा, बात ही खत्म होगी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है भाई साहब, तो यहाँ पर 108 डिग्री का एंगल बनेगा, ये अंदर वाला पूरा, तो ये 54 डिग्री का होगा, ये 54 डिग्री का होगा। तीनों एंगल का सम 180 है, उसमें से 90 डिग्री यहाँ खर्च हो गया, तो बाकी इन दोनों का सम 90 होगा। 90 में से 54 गया, 9 में से 5 गया, 4 लिखने का दिल कर रहा होगा बट मत लिखना, 3 लिखना है एक छोटा, 36। क्या लिखोगे, 36। ठीक है, तो आंसर इस ऑप्शन है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। If A B C D E F is a regular hexagon, then what is the value of ADB? देखते हैं भाई। ADB की वैल्यू बताओ, सोचो। देखो
ये जो डायगोनल है सबसे बड़ा डायगोनल है, तो क्या बता रखा है कि ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। एक हेक्सागन का अंदर का एंगल 120 डिग्री का होता है, नहीं पता तो आप निकाल सकते हो, 60 और 60, ठीक है। तो ये भी 60 होएगा और ये इधर वाला भी 60 होएगा। और एक और चीज़ कि किसी भी हेक्सागन के अंदर, हमने पहले बहुत बार किया है ये, अगर आप ऐसे ये छोटे वाला डायगोनल बना देते हो तो आपको पता है कि बाहर वाला एंगल तो 60 डिग्री का है, रेगुलर हेक्सागन का। क्यों है सर 60 डिग्री का? क्योंकि 6 एक्सटीरियर एंगल है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 60 का हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 एंड 30। तो जब आप ये खींच देते हो, ये ज्वाइन कर देते हो, तो ये 30 डिग्री होएगा। ये पूरा 60 डिग्री था, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही उसने पूछा है, ADP। तो आपको ऐसे रट के नहीं रखना कि अच्छा जब वो ये वाला पूछेगा तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा। हो सकता है आप एक आधे एंगल एक्स्ट्रा लिख दो, इसको भी लिख दो, इसको भी लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप पहुंच जाओगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी तो बिल्कुल साफ और छोटे रास्ते से पहुंचने लगोगे। ठीक है, अपने ऊपर अननेसेसरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का बोझ मत डालना। मैं तो फर्स्ट बार में धुआं उठा दूंगा, बीड़ी पी रहे हो जो धुआं उठा दोगे। आगे बढ़ जाए। ये HW है भाई, खुद करोगे आप। उत्तर बता देता हूं मैं, उत्तर है, मजाक कर रहा हूं, उत्तर है D। तो भाई अब हम ये करेंगे, पॉलीगन के अंदर एक फिगर करेंगे ऑक्टागन, उसके बाद अपना जो पॉलीगन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑक्टागन करते हैं। ऑक्टागन, और हम रेगुलर ऑक्टागन कर रहे हैं। ऑक्टागन जो है, अष्टभुज जो है, आपको नाम से दिख रहा होगा ऑक्टा, ऑक्टोपस होता है। ऑक्टोपस यानी कि 8 पैर, जिसके वैसे पता नहीं ऑक्टोपस के 8 होते हैं कि नहीं, छोड़ो। ऑक्टा का मतलब है 8, अष्ट यानी कि 8। ठीक है, तो इसकी 8 साइड से सारी की सारी इक्वल हैं, सारे के सारे एंगल इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर है इसलिए। ठीक है, तो इसके एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताना जरा मुझे। क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम भाई साहब 360 डिग्री होता है, तो एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे ऐसे 8 एक्सटीरियर एंगल हैं, डिवाइड करते हैं 8 से, 8 चौके 32, 4 8 5 40, तो 45 डिग्री का हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का हो गया। तो इंटीरियर एंगल कितने का हो गया? दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। बताओ, 180 में से घटा दो तो 180 माइनस 45, 135। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स, इसके डायगोनल की लंबाइयां वो करते हैं। देखो, ये अभी मैं सिर्फ तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, एंगल वगैरह को बाद में निकालेंगे। सिर्फ 2 चीज़ें दिखा रहा हूँ कि अगर आप मान लो ये रेगुलर ऑक्टागन है, अगर आप ऐसे लाइन खींच देते हो और ऐसे लाइन खींच देते हो, तो ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। समद्विबाहु समलंब, ये भी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, ये भी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, और ये बीच में जो बनी है ये है रेक्टेंगल, ये बन रही है आयत। ये क्यों आयत बनी, कैसे बनी, बाद में प्रूव कर लेंगे, अभी बस मेरी बात मान लो। ठीक है, वो बाद में कर लेंगे हम। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो ये सारे 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये 45 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि अंदर वाला सारा 135 डिग्री का था, 135 में से। फिलहाल मैं जस्ट आपको बता रहा हूं क्या होगा, कैसे होगा बाद में कर लेंगे अगली स्लाइड के ऊपर। ये अंदर वाले एंगल कितने के होते हैं? 135 डिग्री के। ये एक रेगुलर ऑक्टागन मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है सर, अगर मैं एक काम करता हूं, मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो अपने पास एक हेक्सागन है, और उस हेक्सागन के एक वर्टिसिस को पकड़ूं, फिर एक को छोड़ के एक को पकड़ लूं, एक को छोड़ के एक को पकड़ लूं, यानी कि हमारे पास कोई ऐसी फिगर है जिसमें इवन नंबर ऑफ वर्टिसिस हो, इवन नंबर ऑफ साइड हो, सम संख्या में भुजाएं हो। तो मैं अगर 6 हैं तो मैंने 3 पकड़ लिए, तो अगर मैं कोई चीज बनाऊंगा तो मेरे पास एक रेगुलर
ट्रायंगल बनेगी। रेगुलर ट्रायंगल का क्या मतलब है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ही यहां पर मैंने क्या किया, एक वर्टिस ये पकड़ा, एक को छोड़ के ये पकड़ लिया, 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 तो ये स्क्वायर बनेगा। ये अंदर क्या है, ये स्क्वायर बनेगा। और बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल है, क्योंकि भैया रेगुलर ऑक्टागन है, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रही है। कितनी आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गई, ये स्क्वायर के हर एक साइड पर बन गई एक एक। यहां पर भी देखो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल ही थी, 3 बन गई। इसको रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं मजे में समझते जाओ, मैं आपको फिगर समझा रहा हूं। इन फ्यूचर वो जैसा भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल देगा, आप फिगर को डिकोड कर पाएंगे। प्रेशर नहीं लेना इन चीजों का। ये चीजें इसीलिए बता रहा हूं कि प्रेशर ना बने। आगे बढ़ते हैं कि ऑक्टागन को देखकर आपको ये ना लगे कि हाय राम पता नहीं ये क्या है। क्या है, एक रेक्टेंगल के ऊपर नीचे 2 ट्रेपेजियम चिपका दिए, और क्या है बताओ, क्या है, कुछ नहीं है। और ऐसा क्या पूछ लेगा वो, इसमें कुछ नहीं पूछता। और पूछने को तो मैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएंगे, बट हम मैथ्स ओलंपियाड का पेपर तो दे नहीं रहे, हम तो एसएससी का एग्जाम देंगे, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई 3 डायगोनल खींचे जा सकते हैं एक ऑक्टागन के अंदर। एक एक करके तीनों की लंबाई कैसे आप निकालोगे वो कर लेते हैं। थोड़ी सी पाइथागोरस थ्योरम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ABCDEFGH। ठीक है, तो 3 डायगोनल कौन कौन से हो सकते हैं बताऊं। देखो, अगर मैं इस पॉइंट से यहां पर लाइन बना दूं तो कोई डायगोनल बनेगा नहीं। तो सबसे पहला अगर मैं डायगोनल बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगा, तो इस पॉइंट को छोड़कर मैं यहां पर जाऊंगा, तो ये सबसे छोटा पॉसिबल डायगोनल है। ओके सर। फिर अगर मैं अगले के पास चला जाऊंगा तो ये उससे बड़ा डायगोनल बना। फिर अगर मैं अगले के पास चला जाऊंगा तो ये उससे बड़ा डायगोनल बना। ठीक है, फिर अगर मैं अगले के पास चला जाऊंगा तो देखो इसी के बराबर का डायगोनल बन जाएगा। कैसे सर, यहां से देखो मैंने यहां से 1 2 2 पॉइंट छोड़कर मिला दिया। अब इसको देखो, यहां से 1 2 2 पॉइंट छोड़कर मिला दिया है, तो सेम चीज बन गई ना भैया। एक पॉइंट पकड़ा, उससे 2 वर्टेक्स छोड़ के मिला दिया, उससे 2 वर्टेक्स छोड़ के मिला दिया, तो AF इज इक्वल टू AD। और यहां से अगर मैं इसको मिला दूंगा तो मैंने यहां से 1 पॉइंट छोड़ के इसको मिला दिया, यहां से 1 पॉइंट छोड़ के इसको मिला दिया, तो सिमेट्रिकल चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ये सबसे छोटे तरह के डायगोनल है। ये कितने खींचे जा सकते, कितने भी खींच लो। ये लो, 1 पॉइंट छोड़ के मिला दो, 1 पॉइंट छोड़ के मिला दो, 1 पॉइंट छोड़ के मिला दो, ऐसे। तो कितने खींचे जा सकते हैं अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे ऐसे। ये लो, 3 तरह के डायगोनल खींचे जा सकते हैं। ये सबसे छोटे वाला है, ये उससे बड़े वाला है, और ये सबसे बड़े वाला है। एक एक करके तीनों की लेंथ निकालना सीखेंगे। ठीक है, मिटा दूं अब मैं इनको, जरूरत नहीं है इसकी। इतना समझ लिया, दैट इज मोर देन एनफ। चलिए जी, तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले की लंबाई निकालना सीखते हैं भैया। तो सपोज मैंने ये बना दिया सबसे छोटे वाला। ओके, तो अगर EF इसकी लंबाई मैंने 1 यूनिट मान ली, तो ED की लंबाई भी 1 यूनिट होगी। क्यों सर, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है, सारी साइड्स की लंबाई बराबर होगी। हाँ जी सर। अंदर वाला एंगल कितना होएगा, अंदर वाला एंगल होएगा 135 डिग्री का। ओके सर, तो कैसे निकालूं मैं FD की लंबाई, बताओ कैसे निकालूं। क्या आपको ऐसा कोई रूल बताया है जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड, क्योंकि इस साइड की लंबाई निकालनी है तो ये भी इन्वॉल्व होनी चाहिए उस फॉर्मूले में कि ट्रायंगल की तीनों साइड की लंबाई इन्वॉल्व हो और एक एंगल हो सामने वाला इन्वॉल्व। देखो 3 एंगल इन्वॉल्व है, 2 एंगल इन्वॉल्व है, तो साइन रूल चल जाएगा। कोसाइन रूल में एक ही एंगल इन्वॉल्व है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि FD का स्क्वायर इज इक्वल टू FE का स्क्वायर प्लस, ये तो मैं जस्ट लिखने के लिए बोल रहा हूं, एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखेंगे, -2 FD इंटू FE इंटू DE इंटू DE इंटू कोस थीटा या कोस 135 डिग्री। कोस 135 डिग्री को मैं बोल देता हूँ कोस 90 + 45, तो ये हो जाएगा अपना 90 प्लस में नेगेटिव -1/√2 हो जाएगा। ठीक है भाई, मैंने आपके सामने निकाला है, लिटरली निकाला, आप लिटरली निकालोगे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही।
ठीक है, 1-2 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो करें फिर। एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू में -1/√2। तो ये हो जाएगा 2, √2 से √2 पर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + √2। तो ये हो जाएगा एफ डी इज इक्वल टू √2 + √2। तो क्या सर हमें ये रटना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें हेक्सागन के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो रटी हुई होनी चाहिए? बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। हेक्सागन के अंदर मैंने क्या बताया था कि अगर साइड ए है तो छोटे वाला डायगोनल कैसे बनता है? छोटे वाला डायगोनल जल्दी से बताता हूं, देखो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट से बन गया ये। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी √3/2a, 2 की होगी, गुणा में 2 करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा √3a। तो छोटे वाला डायगोनल √3a, बड़े वाला डायगोनल 2a, और इसके मिड पॉइंट को मिलाकर जो साइड बन रही है 1.5a। याद होनी चाहिए। क्या ये याद होने चाहिए? नहीं याद होने चाहिए। जस्ट अभी मुझे समझ लो, बार बार इनको रिवाइज करेंगे कैसे निकलने हैं। बिल्कुल भी रटे हुए होने की ज़रूरत नहीं है, होती तो मैं बता देता। आगे बढ़ जाऊं, चलिए अब इससे लंबे वाला डायगोनल निकालेंगे। तो मैंने पिछली बार इसको इससे मिला दिया था, अब मैं इसको इससे मिला देता हूँ। पिछली बार मैंने क्या किया था, यहाँ से एक पॉइंट छोड़ के अगले से ही मिला दिया, तो सबसे छोटे वाला डायगोनल आ गया था। अब मैंने 2 पॉइंट छोड़ के मिला दिया। तो थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर आप ऐसे कर दोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगी, है ना? तो बनेगा ये वैसे ही, बट अब मैं प्रूव करूंगा कि कैसे बन रहा है। देखो ये वाला एंगल कितना है? 135 का। क्लियर है भाई? ये वाला एंगल 135 और ये वाला एंगल 135। तो अब अच्छा, ये वाला एंगल 45 में प्रूव करना पड़ेगा, तो इस तरीके से नहीं होगा, दूसरे तरीके से होगा। चलो चलो करते हैं। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है जी डी की हाइट, सॉरी जी डी की लंबाई। तो कैसे निकालूं? मुझे जी एफ की लंबाई पता है 1 यूनिट, मुझे एफ ई की लंबाई पता है 1 यूनिट, मुझे एफ डी की लंबाई पता है 1 यूनिट। तो इस जी डी की लंबाई कैसे निकालूं? एक तो आप ऐसे कर सकते हो, हाँ उससे भी हो जाएगा, पहले मैंने ये लिखी नहीं थी। ये अगर 135 है, ये अगर 135 है इंटीरियर एंगल ऑक्टागन का, तो ये 45 होएगा। क्यों सर? क्योंकि इन दोनों का सम होएगा 180 डिग्री। क्यों सर इनका 180 डिग्री सम क्यों होएगा? अच्छा, ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम बनता है, हमने अब तक ये प्रूव, छोड़ो यार, हमने अब तक ये प्रूव नहीं किया, हटाओ इसको, हटाओ, नहीं हो रहा, मन ही मन में कर लिया था मैंने। करते हैं, भूल जाओ जो मैंने बताया उसको, भूल जाओ। ठीक है, उसी तरीके से चल रहे हैं। मैं सोच रहा छोटा निकालें, बट उसी तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जी डी की लंबाई निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, और मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे। ठीक है, लेट दिस बी पी, लेट दिस बी क्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ऐसे 90 डिग्री बनाया है। ओके, तो ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं, या फिर ये डायरेक्टली हमें करना पड़ेगा? इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट पैरेलल मान ही रहा हूँ, एक बार मुझे सोचने दो। अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो हाउ कैन वी से कि इस एंगल को मैं, तो फिर वो मानना पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अपोजिट पैरेलल होती हैं, यहाँ पर मैंने अगर 90 डिग्री डाला है ऐसे, ये दोनों मतलब आगे का रास्ता मुझे दिख रहा है, बट ये पैरेलल क्यों है मैं वो सोच रहा हूँ एक बार। वो दोनों तो क्लियर हैं, ठीक है। या फिर चलो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। देखो
ये जो जी डी है ना, जी डी इज पैरेलल टू एफ ई, ठीक है, जी डी इज पैरेलल टू एफ ई। तो इसको प्रूव करने का कोई ना कोई तरीका होएगा, फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वैसे भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है इसकी अंडरस्टैंडिंग, कि एक रेक्टेंगल बन रही है, तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बनता है, ठीक है। तो ये एच सी जो है ये भी इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। क्लियर है मेरे भाई? कोई छोटा सा वही बेसिक सा तरीका होएगा, ये नहीं है कि कोई भयंकर चीज़ होगी इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। अभी उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ऐसा कि टाइम वेस्ट करें। चलिए जी, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं फिर तो ये उसी तरीके से प्रूव हो जाएगा जैसे मैं बोल रहा था, कि अगर ये पूरा एंगल 135 है, अगर ये पूरा एंगल 135 है, बिकॉज ये पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो ये 135 है तो ये 45 हो जाएगा। इन दोनों का सम 180 होता है। या तो उस तरीके से कर सकते हो, या फिर बिकॉज ये पैरेलल हैं, मैंने यहाँ से एल्टीट्यूड खींचा, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होएगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं भैया। अगर ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री का बना रही है तो इसके साथ भी 90 का बनाएगी, ऐसे ही ये भी 90 का बनाएगी। तो यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके जी, तो ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल 135 डिग्री का है पूरा, उसमें से 90 यहाँ गया तो ये 45 हो जाएगा। और ये भी 90 डिग्री का है बिकॉज यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। अब तो हम ये अज्यूम करके ही चल रहे हैं कि ये पैरेलल है ना। तो ये भी 45 डिग्री का होएगा। जी हाँ सर, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी 45 का है, ये भी 45 का है सिमिलरली। हाँ जी सर, इससे क्या होएगा अभी बताते हैं क्या होएगा। देखो, तो एक राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर 45 डिग्री के सामने ए है, 45 के सामने ए है, तो 90 के सामने क्या होएगा? इसको √2 से गुणा करो, √2a होएगा। यानी कि अगर 45 के सामने वाला पता है तो उसे √2 से मल्टीप्लाई करो, 90 के सामने वाला आएगा। या 90 के सामने वाला पता है तो उसको √2 से डिवाइड करो, 45 के सामने वाला आएगा। तो यहाँ पर 90 के सामने 1 है तो 45 के सामने होएगा 1/√2। ऐसे ही 90 के सामने 1 है तो 45 के सामने होएगा 1/√2। तो आपको पूरे GD की लंबाई पता लग जाएगी, ठीक। तो GD की लंबाई क्या हो जाएगी भैया? GD की लंबाई हो जाएगी 1/√2 + 1 + 1/√2, ठीक है। तो 1 + 1/√2 + 1/√2 2/√2, तो 2/√2 हो जाएगा √2। दैट्स इट, 1 + √2। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इस पर। तो लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट डायगोनल, तो लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट डायगोनल मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, सीधा सीधा ही बता देता हूँ अब मैं आपको। मैंने क्या बोला था? मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को छोड़ दो, ये ले लिया, इस पॉइंट को छोड़ दो, ये ले लिया, इस पॉइंट को छोड़ दो, ये ले लिया, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, ये ले लिया। तो अगर मेरे पास 8 पॉइंट हैं, एक रेगुलर फिगर है, 8 पॉइंट हैं, मैंने ऑल्टरनेट कर करके एक एक छोड़ दिए, तो 4 ही पकड़े मैंने। अब भी एक रेगुलर फिगर बनेगी, कौन सी बनेगी? 4 साइड की रेगुलर फिगर, स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्मॉलेस्ट डायगोनल है, ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट डायगोनल है। हाँ जी सर, और ये लार्जेस्ट डायगोनल है, ये तो स्क्वायर है ही है। ये भी स्मॉलेस्ट डायगोनल है, सबसे छोटे वाला। कैसे सर? अरे एक पॉइंट से, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के बनाओगे तो सबसे छोटे वाला बनेगा, 2 छोड़ के बना दोगे तो उससे बड़े वाला, 3 छोड़ के बना दोगे तो सबसे बड़े वाला। तो यहां से 1 2 3 छोड़ के बना दिया, ये लार्जेस्ट डायगोनल है। मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता नहीं रहा, आप बताओ मुझे। तो भैया जो स्मॉलेस्ट डायगोनल है उसकी लंबाई को अगर मैं √2 से गुणा कर दूंगा तो लार्जेस्ट डायगोनल की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर के अंदर साइड्स की जो भी लंबाई है उसकी √2 गुणा होती है उसके डायगोनल की लंबाई। सिंपल, ठीक है। तो कभी अगर निकालना भी पड़ेगा तो स्मॉलेस्ट डायगोनल निकाल के हम √2 गुणा कर देंगे। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? चलिए, अब एक बार हेक्सागन को कर लेते हैं हम। एक इक्वेशन लिया है मैंने यहाँ पर जानबूझ के, क्योंकि उतना रिलेवेंट नहीं है,
पर डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन मैंने ले लिया कि इन तीनों एंगल का सम बता दो। इनको अगर आप निकाल लोगे, आप निकाल लोगे, मुझे पता है, जो मैंने अब तक आपको बताया है, एक्सटीरियर एंगल इतने का है, इतने का, ट्राई करो, निकाल लोगे, मोर देन सफिशियंट हो जाएगा फिर इसके लिए इक्वेशन। तो यहां पर एक टुकड़े को देखो, इस टुकड़े को, तो अगर मैं ये करूं, ऐसा कई बार बताया है आपको कि भाई अगर ऐसे बना दिया है तो एक्सटीरियर एंगल है उसी को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया करो, सबसे छोटे वाला डायगोनल बना दिया है। तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है ऑक्टागन में, 360/8, उसी को दो बराबर हिस्सों में बांट दो, तो ये हो जाएगा 22.5, ये हो जाएगा 22.5, है ना, 22.5, ये भी हो जाएगा 22.5, 45 का आधा, बिकॉज ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगी ना, और इन दोनों के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। अब मैंने क्या बताया है, अगर इवन साइडेड फिगर है तो अगर बिल्कुल ऑपोजिट वाले वर्टेक्स ऐसे मिला रखें तो एंगल को ऐसे बाइसेक्ट करेगा, बता रखा है कि नहीं, ये सबसे बड़े वाला डायगोनल है। हाँ जी सर, तो अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, इसका 135 डिग्री का होता है, तो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट दो, तो 135 का आधा 67.5, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कल को आपको स्ट्राइक हो जाए, दिख जाए। तो ये भी 67.5 होएगा, ये भी 67.5 होएगा, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 135, 180 में से 135 घटा दो, ये 45 हो जाएगा। ये भी हमें पता लग गया। अब हमें ये पता लगाना है, कहाँ से पता लगाएंगे, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से कहीं ना कहीं से निकलेगा। देखो तो ये याद दिलाने के लिए इसको देखो, GDEF, GDEF, इसको पीछे चलता हूं मैं, ये GDEF ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, क्या है, एक ट्रेपेजियम है। अगर ये वाला एंगल 135 का है पूरा, तो ये 45 का बनेगा। हाँ जी सर, और ये जो डायगोनल है ये क्या है, ये ऑपोजिट वर्टिसेस को मिला रखा है, बिल्कुल ऑपोजिट को, तो ये भी दो बराबर हिस्सों में बांट देगा इसको, 67.5, 67.5। ओके सर, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर होएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 60 और 40 100, और 7 और 5 12, तो 112.5, इन तीनों एंगल को जोड़ना है जी, इसको, इसको और इसको, तो ये 45 हो गया। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 22 और 12.5 कितना हो जाएगा भाई, 2 और 1 3, 35, 180 हो जाएगा। इन तीनों का सम 180 हो जाएगा, इसका, इसका और इसका। ठीक है, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा जिस तरीके से ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये नहीं है कि कोई बहुत सुपर ह्यूमन तरीके से कर दिया, बट जनरली पहली बार जब करते हैं तो अनकंफर्टेबल रहते हैं बच्चे, तो इसीलिए तंग नहीं होना आपको, ठीक है, बस आप करते जाओ, सीखते जाओ। आगे बढ़ रहा हूँ भाई मैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं यार, ऐसे तो पॉलीगन के हैं। चलो सर्कल हम स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। कितना टाइम हुआ इस वीडियो को, 1:03। चलो सर्कल की कुछ बेसिक्स ही तो कर ही लेंगे, देखेंगे, चलो एक बार पॉलीगन कर लें। देर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ABCDEFG एंड H। देखो इक्वेशन पूछा हुआ है ना, इसलिए जितना इसका रिलेवेंट पोर्शन है वो करवा रहा हूँ। उन्हें सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल FDH। तो एक सर्कल है, इसके ऊपर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 4 बराबर बराबर बना दिए मैंने, फिर इनके बीच में बना दूंगा, ठीक, इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस पर बना दिए, तो ये बराबर बराबर दूरी पर बना दिए, तो अगर आप इनको मिलाओगे तो ऑक्टागन मिल जाए, बन जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FDH। FDH अगर आप ऑक्टागन बना लोगे तो ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा आपके लिए। बना लूँ एक बार,
तो हम ये समझ जाएंगे कि कर क्या रहा है ये। तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि कहना क्या चाहते हो ऐसा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एफ डी एच। तो इसको मैं एक तो उस तरीके से बता दूं और एक चलो दो तरीके से बता देता हूँ। तो ये एच और डी ये आप देख पा रहे हो बिल्कुल ऑपोजिट वाले वो हैं वर्टिसेस। देखो एक दो तीन ऐसे तीन छोड़ के टोटल 8 ही हैं, एक दो तीन छोड़ के ऐसे चौथे पर गया है, ये बिल्कुल बीच वाले हैं। तो अगर बिल्कुल बीच वाले हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होएगा। ये 67.5 है, ये भी 67.5 है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल 67.5 है। जी सर, और ये छोटा सा एंगल कितना है, ये 22.5। आप बोलोगे कैसे सर। अरे यार इस क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टागन के अंदर बाहर वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री का है ना। एक्सटीरियर एंगल 360/8, तो इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो 67.5 में से 22.5 जाएगा, ये 45 आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप कैसे कर सकते हो, देखो अगर मैं इनको मिला देता हूं ऐसे, तो ये ऑक्टागन बन गया। ओके, उसने पूछा एफ डी एच। देखो एफ के बाद उसने ई को छोड़ दिया, अगर मैं डी के बाद सी को छोड़ के इसको मिला दूं, फिर ए को छोड़ के इसको मिला दूं, फिर इसको छोड़ के इसको मिला दूं ऐसे, तो क्या बन गया एफ डी बी एच। ये क्या बन गया, चलिए तो स्क्वायर बन गया। आपने एक एक छोड़ के मिला दिया, तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो तो यहाँ पर जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट करता है, 45 तो 45। हाँ बट ये मेरे ख्याल देख पाना थोड़ा मुश्किल रहता है ना, पर जो भी है आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। PQRS is a square whose side is 16 centimeter. What is the value of side of the largest regular octagon that can be cut from the given square? तो मैं आपको चलो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ये करवाता है, जैसे मान लो अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ये बोलता है कि हमें ये करना है, इसके कॉर्नर्स को कट करना है और एक हेक्सागन बनाना है। तो जब भी आप इसके कॉर्नर्स को कट करोगे, अगर आपने ऐसा टेढ़ा काट दिया ऐसे, तो ये जो हेक्सागन होता है ना, हेक्सागन या ऑक्टागन, इवन साइडेड, इवन नंबर ऑफ साइड हो किसी भी पॉलीगन में और वो रेगुलर हो, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स ऐसे पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ये आपको फील भी हो रहा होगा, ये पैरेलल है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स हो पैरेलल होती हैं ऐसे, ठीक। ओके जी, तो यहाँ पर ये कट ऐसे नहीं मारना कि इस लाइन के पैरेलल नहीं मारोगे, ये इसके पैरेलल मारना पड़ेगा, नहीं तो हेक्सागन बनेगा ही नहीं, उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। यहाँ पर मुझे ऐसे कट मारना पड़ेगा ऐसे ये, और इस कोने पर भी ऐसे कट मारना पड़ेगा इसके पैरेलल, और यहाँ पर भी ऐसे कट मारना पड़ेगा इसके पैरेलल, तब जाकर ये ऐसे हेक्सागन बन पाएगा, ठीक है। तो बिकॉज ये आपको ऐसे बेस के पैरेलल मारना है, या फिर मैं जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कट ऐसे तिरछा विरछा नहीं मारना, बिल्कुल स्ट्रेट मारना है। यानी कि यहाँ से जो चीज़ है और यहाँ से जो लंबाई है, दोनों बराबर होंगी। क्योंकि ये जो फिगर थी, ये क्या थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ, बट आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ये आपको फील होएगा कि ये एक सिमेट्रिकल फिगर थी, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके कोनों को अगर मैं काटूंगा, आधे तिरछे काट दूंगा, तो एक सिमेट्रिकल फिगर नहीं बन पाएगी। तो ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, ये बराबर हैं सारे, ये ऐसे ही अगर आपके सामने एक स्क्वायर है और आप इसके कॉर्नर्स को काट के इसका ऑक्टागन बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे काटना पड़ेगा कि भैया यहाँ से और यहाँ से काट दिया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से काट दिया, ऐसे यहाँ से और यहाँ से काट दिया, ऐसे ऑक्टागन बन जाएगा। हर एक कोने को कैंची से मान लो आपने ऐसे काट दिया, तो ये देखो ये ऑक्टागन बन गया। ये
तो रेगुलर ऑक्टागन की एक तो ये खासियत होगी कि ये सारी साइड्स बराबर होंगी, और दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये बराबर होएगा। यहाँ पर भी ये आइसोस्केलस ट्रायंगल्स बनेंगी, जो भी आप कोनों को काटोगे आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेंगी ये सारी। अदरवाइज हम काट के वैसी फिगर बना ही नहीं पाएंगे, रेगुलर फिगर नहीं बन पाएगी। अब मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है, अब इसको करो। तो भाई काट दूं मैं इसको, यहाँ से और यहाँ से काट दिया, और मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है, ऐसे काट दिया और ऐसे काट दिया, तो ये अपने पास ऑक्टागन बनेगा ये, ठीक है। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, पी क्यू आर एस है, ये मैंने देखा ही नहीं, क्वेश्चंस की शक्ल देखकर याद हो जाते हैं ना भाई। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर जिसकी साइड जो है 16 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ लार्जेस्ट रेगुलर ऑक्टागन, बड़े से बड़े लार्जेस्ट रेगुलर ऑक्टागन की क्या साइड होएगी, ये सारी इक्वल होंगी। दैट कैन बी कट फ्रॉम द गिवन स्क्वायर, थोड़ी देर पहले बताया है कि ये दोनों और ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, हाँ जी सर। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गई 90 वाली, तो ये 45 होएगा, यही 45 होएगा, ठीक है, ये 45 होएगा, ये भी 45 होएगा। तो अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, तो ये साइड क्या हो जाएगी, ये √2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी √2 हो जाएगी। क्यों सर ये √2 क्यों होगी, क्योंकि ऑक्टागन की साइड है भैया, रेगुलर ऑक्टागन की सारी बराबर होंगी, तो ये भी √2 हो जाएगी। अगर ये √2 होगी तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो देखो ये 1 है, ये 1 है और ये √2 है। तो मैंने तो एक रैंडम चीज मानी है ना कि अगर ये एक है, ये एक है, तो ये √2 है। रियल वैल्यूज तो अभी है नहीं हमारे पास, तो रेशियो के अंदर जो वैल्यू, रेशियो के अंदर वैल्यू जो एक और एक 2 + √2 है, वो वैल्यू रियल में स्क्वायर की साइड है 16। रेशियो में जो वैल्यू 2 + √2 है वो है 16, और ये बोल रहा है कि ऑक्टागन की साइड, तो रेशियो में जो वैल्यू √2 है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया इतने यूनिट की वैल्यू ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी ये, और इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो गुणा में ये, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं तो ये ऊपर जाकर बन जाएगा 2 - √2, और नीचे छोड़ जाएगा इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो 4 - 2 नीचे छोड़ जाएगा 2, 2 से मैं इसको काट देता हूँ, 2 × 8 = 16, 8 √2 × 2 16 √2, ये कई फॉर्म में हो सकता है। अब 8 √2 × √2, √2 × √2 2, 8 दूनी 16, 16 √2 - 16, एक कैसे भी हो सकता है दोनों में से 16 कॉमन ले रखा हो, दोनों में से कुछ भी कॉमन लेकर इसको दे दे, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलो ये बताओ, मेरे को नहीं लगता सर्कल स्टार्ट कर पाएंगे इसके अंदर, है ना। स्टार्ट करना ठीक भी नहीं रहेगा, आपका माइंड फ्रेश रहना चाहिए, ये तो मैं तो अभी आधे घंटे और पढ़ा दूंगा। चलो ये बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल टू द शॉर्टेस्ट डायगोनल इन ए रेगुलर ऑक्टागन। लॉन्गेस्ट डायगोनल और शॉर्टेस्ट डायगोनल का रेशियो क्या होगा, ये तो डायरेक्टली मैं आपको बस वो याद करवाना चाह रहा था। शॉर्टेस्ट डायगोनल ये है और लॉन्गेस्ट डायगोनल ये है। अगर आप ऑल्टरनेटली एक एक पॉइंट को छोड़कर अगर आप स्क्वायर बनाओगे, तो स्क्वायर की साइड शॉर्टेस्ट डायगोनल होगी और हाइपोटेन्यूज, ओ सॉरी, स्क्वायर का डायगोनल लॉन्गेस्ट डायगोनल होएगा। तो 1:√2 का रेशियो होएगा। क्या रेशियो होएगा, 1:√2। आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं। उसने पहले पूछा है लॉन्गेस्ट का, तो √2:1, ताकि यहां पर भी हम समझ पाए इस क्वेश्चन को इन फ्यूचर। ये है सबसे छोटा डायगोनल,
और ये है सबसे बड़ा डायगोनल। विद दैट सोल, अभी कितना टाइम है? 1.25 घंटा हुआ है। तो क्या मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दूँ? सर्कल्स को स्टार्ट करना है, नया टॉपिक है, तो ताकि आपका माइंड फ्रेश माइंड से हम स्टार्ट करें, है ना। तो अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे भाई इसको। और इस चीज़ का भाई देखो, मेरे ऊपर प्रेशर इस चीज़ का मत डालो, सर ये लेंदी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि इतना एफिशिएंट मटेरियल कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा आज की डेट में। इतना एफिशिएंट मटेरियल, टाइम टू रिजल्ट का रेशियो, टाइम टू इम्प्रूवमेंट का रेशियो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब जो मैंने 1.25 घंटे की क्लास ली है बिना ब्रेक के लिए, मैं कोई लाइव क्लास कंडक्ट नहीं कर रहा। क्वेश्चन दिया 1 मिनट चुप हो गया, क्वेश्चन दिया 1 मिनट चुप हो गया, तो गले के ऊपर जो इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है ना, बहुत भयंकर पड़ता है। बट एफिशिएंसी पर जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो भी बहुत भयंकर पड़ता है। स्टूडेंट के हित में है ये चीज़, ये फॉर्मेट भयंकर हित में है। 1% भी टाइम वेस्ट नहीं, सीधा मतलब इतना कंसंट्रेटेड कंटेंट। आज आपको ये चीज़ मेहनत लगेगी, बट कल इसी का तो फल मिलेगा। आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें इजी इजी हैं? मान लो आपको तो इजी इजी चीज़ें चाहिए, ठीक है, बट कोई और तो है जो मेहनत करने के लिए तैयार है, वो तो अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार है। तो आप जीतोगे या वो? एक दिन में आगे नहीं निकलेगा वो आपसे। 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट पढ़ाई की उसने आज, दूसरे ने मतलब कि एक उस रास्ते में चला जिस पर चलना चाहिए, दूसरा उस रास्ते पर नहीं चला। उनमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट अगले दिन वो फिर चला, अगले दिन वो फिर नहीं चला, अगले दिन वो फिर चला, अगले दिन वो फिर नहीं चला। तो 6 महीने में कितना फर्क आ जाएगा? रोज रोज 1 महीने में भी काफ़ी फर्क आ जाता है, 2 महीने में बहुत आ जाएगा, 3 महीने में काफ़ी आ जाएगा, 4 5 6 महीने में तो भयंकर फर्क आ जाएगा 2 बच्चों में। तो क्या दूसरा बच्चा एक दिन में बहुत भयंकर पढ़ाई कर ले रहा है? नहीं, नहीं होएगी आपसे। एक दिन में बहुत भयंकर काम करने का अपने ऊपर प्रेशर मत डालो। बट क्या 8 महीने में? अरे बहुत फर्क आ जाएगा भाई, सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। तो गुड थिंग्स टेक टाइम, टेक्स योर अटेंशन, आपकी अटेंशन लेंगी, आपकी एनर्जी लेंगी, बहुत कुछ लेंगी अच्छी चीज़ें। मैं देने के लिए तैयार हूँ, झोंकने के लिए तैयार हूँ अपने आप को इस काम में, आप भी तैयार रहो, ठीक है। चलिए जी, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।